नेपाल जल रहा है और नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। जनता का पैसा लेके वो अपने बेटे बेटियों को विदेश में ऐश मौज करा रहे हैं। परंतु इसमें गवर्नमेंट की गलती ज़्यादा मानी जाएगी कि जो हम लोगों के ऊपर इस तरह से फायरिंग करना वो गलत हुआ। जो लोग जेनजी को हल्के में ले रहे थे, जेनजी ने बता दिया कि अगर यूनिटी में आ जाए तो क्या कर सकते हैं। इसका लाइव उदाहरण देखा हमने नेपाल में। ये एक क्रांति, एक रिवोल्यूशन की तरह है। जेनजी जरूर इसको मान के चल रहा है कि ये हमारे लिए रिवॉल्यूशन है, लेकिन इस हिंसा से आप कल को देखेंगे कि जेनजी को क्या मिला। पिछले साल बांग्लादेश और इस बार नेपाल, दो देश जो हैं जहां तख्ता पलट हो गया है, क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश हैं तो इसमें हमारा हित बनता है। सिर्फ सोशल मीडिया बैन एक मुद्दा नहीं रहा होगा जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। बांग्लादेश में जो हुआ और उसी तरह से नेपाल में जो हुआ, इसमें बाहरी शक्तियों का हाथ हो सकता है। क्या ये करप्शन, ये सारी चीजें तभी जेनजी को याद आई या कि वहाँ के लोगों को याद आई जब सोशल मीडिया बैन हो गया? जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से करप्शन को देखते हुए सड़क पर उतरे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, वो कल के हीरो कहे जाएंगे नेपाल में। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, वहाँ कब ये देखने को मिल सकता है? आप आए दिन देखेंगे, हर 2-4 महीने में आप देखिए तोड़ फोड़ अगजरी। कि यार सोशल मीडिया क्या इतना बड़ा राक्षस बन चुका है, पूरे देश की सत्ता को बदल के रख दे। नेपाल जल रहा है और नेपाल को नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। नेपाल यहाँ तक पहुँचा, यहाँ की यात्रा के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से एक युवा यानी कि जो जेनजी की जो भीड़ होती है उसने पूरे के पूरे देश को, पूरी पूरी सत्ता को उखाड़ फेंका और आज के समय में नेपाल नए सिरे से संविधान लिखने की बातें कर रहा है। नए सिरे से रीस्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात चल रही है। सेना ने कमान संभाल ली है और सेना का साथ दे रहे हैं वहाँ के युवा, जो बोल रहे हैं कि हम सेना के ऊपर भरोसा करते हैं, सेना के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लाइव बातचीत करेंगे। जी हाँ, लाइव बातचीत करेंगे और सेना के सामने अपना प्रस्ताव रखेंगे। जब तक नए सिरे से संविधान नहीं लिख दिया जाता तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। आलम यह है कि जो काठमांडू के कलेक्टर हैं उनको नग्न अवस्था में देखा जाता है कि उन्हें खूब पीटा गया है, मारा गया है। जो वित्त मंत्री रहे हैं उनके साथ में बर्बरता हुई है, उनकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के साथ में जो है कि खूब ज़ोर ज़बरदस्ती हुई है, उन्हें भी मारा पीटा गया है। लगातार शांति की अपील की जा रही है, लेकिन इस पूरे घटना के पीछे इसकी शुरुआत कैसी हुई और अचानक से ये घटना यहाँ तक कैसे पहुँच गया है, इसी बारे में चर्चा करेंगे। और प्रफुल्ल, एक बार आप ज़रा हमारे साथ आ जाइए और एक वेबसाइट है, ऐप है डिस्कॉर्ड, वो दिखाना चाहेंगे कि सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये जो आंदोलन है ये इतना गहराया कैसे कि एक डिस्कशन फोरम को खोलना पड़ा, जहाँ पे आम नेपाली आकर के अपनी बात रख रहे हैं, जहाँ पे आम नेपाली आकर के सारी बातें रख रहे हैं अपने पसंद। यहाँ पे देखिए पोल भी हो रहे हैं जिसमें सनिजा, बालेन, सुशील, कार्की, इस तरीके के नाम दिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं शो रिजल्ट पे आऊँ कि किसको सबसे ज़्यादा फेवर किया जा रहा है तो बालेन को 63%, यानी अभी देखिए 64% हो गया। 64% पीपल, यानी कि 64% लोग, हालांकि भी इसमें वोटिंग कम हुई है, लेकिन ज़्यादातर फोरम्स में जितने भी पोल क्रिएट किए जा रहे हैं ज़्यादातर जगहों पे बालेन को आगे बताया जा रहा है, यानी बालेन पहली पसंद निकल करके आए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बालेन से आखिर में है कौन। इंजीनियरिंग करके, इंजीनियरिंग, जी हाँ, इंजीनियर यहाँ भी हैं, इंजीनियरिंग करके रैपिंग की दुनिया में या फिर एक कला की दुनिया में अपना हाथ आजमा चुके बालेन, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ते हैं काठमांडू से, जीतते हैं। जीतने के बाद काठमांडू का कायाकल्प कर देते हैं, ऐसा जेनजी का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने कायाकल्प किया और जो भी वो बातें रखते हैं, जो भी वो बातें करते हैं, सोशल स्ट्रक्चरिंग का जो भी काम करते हैं, वो फेसबुक पे अपने अपने पेज पे आकर के लाइव दिखाते हैं। इस तरीके की चीज़ें युवाओं को बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें पारदर्शिता की झलक थी, इसलिए बालेन को फ्रंट फेसिंग कहा जा रहा है। बालेन ने आगे बढ़ कर के कभी कहा नहीं कि, अभी तक उन्होंने स्वीकारा नहीं है कि मैं ही पीएम कैंडिडेट हूं या फिर मुझे अंतरिम जो है प्रधानमंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। और शायद यही कारण है कि लगातार जो जेनजी है वो उनको सपोर्ट कर रहा है। बालेन की उम्र भी काफ़ी कम है। अब बाकी के कैंडिडेट्स पे अगर चर्चा करें तो अभी फ़िलहाल के लिए जो नाम निकल कर के सामने आ रहा है, सबसे पहले तो एक नाम है, जैसे अभी हमने पोल में आपको दिखाया कि ये सुशीला कार्की का नाम निकल करके सामने आ रहा है, लेकिन सुशीला कार्की हों या फिर साथ में इनके समर्थक हों, हर जगह बालेन ही लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि
एक जो ये ग्रुप बनाया गया है यूथ अगेंस्ट करप्शन, अब एक बार इस पे भी चर्चा कर लेते हैं कि यूथ अगेंस्ट करप्शन आखिर में बना क्यों और इसके पीछे का कारण क्या है। यूथ अगेंस्ट करप्शन, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप लोग अभी तक देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे बैन लगा, जिस कारण से इस तरीके का प्रोटेस्ट हुआ। युवा इसीलिए भड़क गए, युवा इसीलिए सड़क पे आ गए। लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है, जब अंदर खाने हमने नेपाल में रह रहे लोगों को या फिर जो लोग इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, जब उनसे बात की तो उनका वर्जन सामने निकल करके आया। और जाहिर सी बात है कैमरे पे वो बात करने के लिए राज़ी नहीं हुई, इसलिए उनका वर्जन मैं आप सबके सामने बता सकता हूँ। उनका ये साफ साफ कहना था कि बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से एक फ्रस्ट्रेशन था करप्शन को लेकर के। ये जो सोशल मीडिया पे बैन है, ये सिर्फ एक चिंगारी थी जिसने पूरे देश में क्रांति की आग लगा दी। नेपाल का जो यूथ है वो इसे भारत के 1947 के आज़ादी से तौल रहा है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और 1947 में जिस तरीके की आज़ादी मिली थी, आज नेपाल के जो जेनजी हैं, जो युवा हैं, ये इसको 1947 से तोल रहे हैं। यानी कि आप मायने एक बार के लिए समझिए कि ये कितना गहरा है लोगों के मन में कि नए सिरे से सरकार बनेगी, नए सिरे से लोग बनेंगे और ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी होंगे। अंदर खाने से ये भी खबर निकल करके सामने आ रही है कि कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक अभी तक की सरकार में जितने लोग शामिल हैं या फिर उनके परिवार के लोग नए सरकार में या नई सरकार जो चलाने वाली पार्टी नई बनाई जाएगी उसका हिस्सा नहीं होंगे। वो सलाहकार के रूप में हो सकते हैं, लेकिन सीधा कोई पद वो नहीं ले सकते। इस तरीके की मांग है जेनजी की। और साथ ही साथ में आर्मी के ऊपर इतना भरोसा इसलिए भी है क्योंकि हमारे आपके यहाँ बोलते हैं कि शेरपा वहाँ पे हैं या फिर इंडियन आर्मी में भी सर्व करने के लिए गोरखा आते हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ की जो आर्मी है वो इतनी लॉयल है कि वो कभी इस तरीके की स्थिति नहीं करेगी कि खुद ही सत्ता चलाए। इसलिए जब तक हमारे यहाँ कायदे से नया संविधान लागू नहीं हो जाता, नया संविधान लिख नहीं दिया जाता, तब तक एक अंतरिम जो है कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ होंगे और वही जो अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे वो देश चलाएंगे और सेना जो है वो पूरे सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे नज़र बना करके रखेगी। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चंक निकल करके सामने आता है कि जो जेनजी हैं, इन्होंने वो कर दिखाया जो नेपाल हो या फिर बड़े बड़े देश हों, इनके इतिहास में होने में सदियां बीत जाती हैं। यानी कि वो क्रांति जो कि महज 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री का इस्तीफ़ा दिलाती है, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोगों को सड़क पे ले आती है और आज देश पूरे तरीके से रीसेट होने के मुहैये पे खड़ा है। तो हमारे साथ कुछ जेनजी भी हैं, आज उनसे ही बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल का जो जेनजी है जिसने इस तरीके का एक कठोर कदम अपनाया है, एक्शन अपनाया है, इस चीज़ पे उनका क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे कि नेपाल के जो जेनजी हैं उन्होंने देश में इस तरीके का जो उथल पुथल मचाया हुआ है, सबसे पहले सही गलत का एक पैमाना, उस पर क्या वर्जन है, और दूसरा ये कि इस तरीके की जो कार्यवाही कि 2 दिन में सत्ता परिवर्तन काफ़ी संवेदनशील और काफ़ी सीरियस मसला है ये, तो क्या इस तरीके का जो एक्शन है ये ज़रूरी हो जाता है? जब भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं, जनता का पैसा लेके वो अपने बेटे बेटियों को विदेश में ऐश मौज करा रहे हैं, उसी को लेकर के वहाँ के युवाओं में आक्रोश था, क्योंकि वो खुद बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार नहीं दे पा रही है सरकार और उनके बेटा बेटियाँ विदेश में ऐश मौज कर रहे हैं। तो एक तरह से ये आंदोलन सही था, लेकिन हाँ, आग लगाना, कोर्ट को जला देना, ये कहीं ना कहीं गलत था, उन्हें नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वो भी उन्हीं की संपत्ति है, न कि उन नेताओं की संपत्ति थी जिस पर उन्होंने आग लगा दी है। तो एक तरह से वो सही था। देखिए, सहमत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जेनजी ही नहीं है, नए दौर के पत्रकार भी हैं, इसलिए इनका राय, इनका मत जानना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अनंत सर, क्या विचार? सर विचार यही है कि जो लोग जेनजी को जो बहुत लाइटली लेते थे, बोलते थे कि हाँ ये लोग रील्स की जनरेशन है, सिर्फ वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के डांस करते हैं या इस तरह, तो जो लोग जेनजी को हल्के में ले रहे थे, जेनजी ने बता दिया कि अगर यूनिटी में आ जाए तो क्या कर सकते हैं। इसका लाइव उदाहरण देखा हमने नेपाल में। और मेनली सर मुझे जो लगता है, जो हमने भी खबरें पढ़ी कि ये सामने आया कि जो लैविश लाइफस्टाइल जो नेपाल के पॉलिटिशियंस जी रहे थे और उनके बच्चे जी रहे थे, अब और सोशल मीडिया पे उसको दिखा रहे थे, उस वजह से जो है युवा भड़क गया
क्योंकि एक तरफ तो आप टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हो देश की जनता पे। मैं नेपाल गया था सर बाइक राइड पे, तो वहाँ पे मुझे पता चला था कि अगर आप नेपाल में गाड़ी खरीदते हो तो हर साल आपको उस पर इंजन के सीसी के हिसाब से 10,000, 20,000, 30,000 तक हर साल सरकार को टैक्स भरना पड़ता है। उसके अलावा जो भी खरीदते हो हर साल के हिसाब से टैक्स, घर पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगा के रखा हुआ था। इतने टैक्स देने के बाद भी ना रोज़गार अच्छे से, और नेपाल सर मैक्सिमम कंट्री टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी जब डाउन हो रही है, ऊपर से आप इतना लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो जाहिर सी बात है। और आज का जो यूथ है उस रिजल्ट्स में बिलीव करता है, तेज़ी से रिजल्ट चाहिए और इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, हर चीज़ तेज़ी फास्ट चाहिए। तो वो नहीं हो रही थी, जिससे कहीं ना कहीं ये आग भड़की उनके अंदर। और लेकिन एक चीज़ वो गलत हो रही कि अगर आंदोलन जिस चीज़ से हुआ था, मुझे कहीं ना कहीं भटकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आगजनी की गई, आगजनी और इस तरीके की जो घटनाएं हैं, ये जाहिर सी बात है ये देश की अर्थव्यवस्था पे और देश के संसाधनों पे चोट पहुंचाती है। लेकिन इसमें देखिए एक ये ग्राउंड एक्सपीरियंस जो था वो बहुत कायदे का था कि अगर इन्फ्लेशन यानी कि जो महंगाई है वो बढ़ जाती है, रोज़गार नहीं रहता है, और उसमें कर यानी कि टैक्स की जो दर है अगर ये बढ़ती चली जाएंगी तो युवाओं का आक्रोश निकल करके सामने आएगा। आप बात कर रहे थे इससे थोड़ी देर पहले कि आखिर ये जो जनजी हैं वो इतने गुस्सैल कैसे हो। जनजी को एक ऐसा भी बोला जाता है कि इनके अंदर समझ कम है या फिर ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस दौरान भी एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सटीक तरीके से निकल करके आ रही है, कहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस चीज़ पे बात करती रहती है कि ये यूएसए का बैटल ग्राउंड बन गया है, कोई कहता है चाइना का बैटल ग्राउंड बन गया है। वहीं पे ऑन ग्राउंड जब आप जा कर के देखते हैं, जब हालात आप देखते पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि नेपाल कितने साल पीछे जा चुका था करप्शन की वजह से। वहाँ पे एक जनजी का वर्जन निकल करके आता है जो ना यूएसए के बारे में बात कर रहा है, ना चाइना के बारे में बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन फ्री गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। योगेश जी, आप भी इस खबर पे नज़र बनाए हुए हैं। आपने देखा किस तरीके से आंदोलन हुआ, किस तरीके से 2 दिन के अंदर सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया गया, क्या कहेंगे? आंदोलन जो हुआ वो तो करप्शन के खिलाफ हुआ, वो तो वहाँ तक ठीक था। और मुझे जो लगता है आंदोलन जो रूप इसने लिया है ये लेता नहीं। इसके लिए मेन कारण जो मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया, पुलिस सेना की तरफ से जो फायरिंग वगैरह की, तो उससे जो आंदोलन बहुत ज़्यादा उग्र, जो आगजनी वगैरह हुई, वरना शांतिपूर्ण आंदोलन शुरुआत हुई थी ये। परंतु इसमें गवर्नमेंट की गलती ज़्यादा मानी जाएगी कि जो हम लोगों के ऊपर इस तरह से फायरिंग करना वो गलत हुआ। तो पहले तो क्या केवल जनजी वाले युवा लोग ही इसमें शामिल थे, लेकिन फिर जब हम जो नेपाल की जनता जब इन्वॉल्व हो गई तब जाके फिर ये रूप इसका बिगड़ गया। 20 लोगों की हत्या कर दी जाती है और ऐसा भी देखा जाता है कि जब बोलते हैं कि रबर बुलेट चलाया गया है, वहाँ पे कॉपर बुलेट पाया जाता है। इस तरीके का भी क्लेम किया जा रहा है जेनजी फोर्स की तरफ से। तो कुल मिलाकर के जब ये हत्या हुई, जब लोगों को मारा गया, उस दौरान जो गुस्सा था ये काफ़ी बढ़ गया और आक्रोशित जो युवा थे उन्होंने इस चीज़ को एक उग्र रूप दे दिया। आशुतोष, इस पूरे घटना पे आप भी नज़र बनाए हुए हैं। ये जिस तरीके का आंदोलन हुआ है, जिस तरीके से सत्ता को उखाड़ के फेंका गया है और जिस तरीके से युवाओं में आक्रोश फैला है, मैं अपने साथी को करेक्ट करना चाहूँगा कि पुलिस की तरफ से गोलीबारी हुई थी। जो सेना है, सेना ने जो अंदर खाने से खबर निकल करके आई है सूत्रों के हवाले से हमारे, कि सेना ने मना कर दिया था कि वो जनता के ऊपर गोलियां नहीं चलाएंगे। आशुतोष, आगे क्या बोलना चाहिए? देखिए, ये पूरा जो घटनाक्रम है जो नेपाल में, ये एक क्रांति, एक रिवोल्यूशन की तरह है। इससे पहले हम अपने अगल बगल के जो देश हैं, जैसे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वहाँ से हम देख चुके हैं। लेकिन ये एक स्वाभाविक है। स्वाभाविक इस तरह से है क्योंकि मतलब अब जब से मानव सभ्यता को आप देखेंगे, चाहे आप फ्रेंच का रिवोल्यूशन देख लीजिए, 1789 का दौर देख लीजिए, जहाँ लुई 16 एक जो राजा हुआ करता था, उसे किस तरह से उखाड़ कर फेंका गया। उस समय जो मुद्दे थे, उस समय वो मुद्दे ये थे कि ब्रेड की कमी थी, रोटी की कमी थी, टैक्स सिस्टम को सुधारना था, जो अनार्की है, जो राजा वाला सिस्टम है, उसको सुधारना था। अब एक बहुत बड़ा जो दौर, अब जो बहुत बड़ा बदलाव आया है वो ये आया है, अभिव्यक्ति, मतलब वो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है। लेकिन जब सोशल मीडिया जब बैन हुआ, उसने आग लगा दी। उसके पीछे भले एक वजह ये भी हो कि भ्रष्टाचार है, करप्शन है, नेताओं के लड़के किस तरह से ऐश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वजह बनी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, अच्छा, एक चीज़ जो हमेशा था कि बार बार ये कहा जाता था कि जेनजी कुछ नहीं कर सकता,
इस मूवमेंट ने ये बता दिया कि जेनजी हो या अल्फ़ा हो, उसे अगर सही दिशा से अगर उसे वो चीज़ें मिले, वो मार्गदर्शन मिले, वो गाइड हो, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और 2 दिन में जिस तरह से रिजल्ट मिला है वो आप सबके सामने है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत सारे लूप होल भी हो सकते हैं। वो ऐसे हो सकता है कि आप देखिए कि ठीक है, एक देश, एक राष्ट्र के तौर पर नेपाल और प्रधानमंत्री पद से उन्होंने जो है केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, लेकिन भविष्य क्या है? और क्या भविष्य इस तरह से अपने ही देश की सरकार गिराकर कोई दूसरे देश से जाकर, तो वहाँ पे कोई गुलामी तो थी नहीं, ऐसा तो था नहीं कि अभी स्वतंत्रता नेपाल को अब नहीं मिली थी और वो अब नेपाल आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया। एक संविधान था, एक स्ट्रक्चर था। ये बात जरूर है कि आप देखिए पिछले जैसे इस बार जब केपी शर्मा ओली आए तो फिर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि स्थिरता आएगी, लेकिन वो पूर्ण बहुमत से नहीं आए थे। हाँ, ये इसमें जो है ये एक बहुत बड़ा जो मूवमेंट हुआ और युवाओं ने जिस तरह से जनजी का प्रोटेस्ट हम इसे देख रहे हैं, तो उन्होंने तख्ता पलटने की कोशिश की है। और अभी तो रिजल्ट्स आना सब बाकी है, बाकी और लोग हैं। जैसे इन्होंने बीच में एक चीज़ का जिक्र किया कि जो शुरुआत म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और इंडोनेशिया को नेपाल के जेनजी ने केस स्टडी की तरह से लिया। और उसके बाद मैं एक बार टाइमलाइन भी बता दूं तो, क्योंकि ये जो टाइमलाइन है ये बड़ा शेयर किया जा रहा है नेपाल में, मेरे पास भी एक पोस्टर आया है तो मैं इसे ही देख करके बताना चाहूँगा कि 104 दिन में श्रीलंका, 33 दिन में बांग्लादेश, 10 दिन में इंडोनेशिया और अब 2 दिन में नेपाल। तो ये जो तस्वीर है, ये जो आंकड़ा है, ये भी अपने आप में कुछ इशारा कर रहा है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताइए कि आप क्या देख रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई हिडन एजेंडा है या फिर ये करप्शन के अगेंस्ट है और यूथ का एक गुस्सा है। भूमिका है हमारे साथ। नेपाल का कंडीशन है और जेनजी ने सत्ता को परिवर्तित कर दिया है। आप भी लगातार इस खबर को देख रही हैं, अपडेट कर रही हैं, है ना? आप अपना वर्जन क्या बताना चाहेंगे? जेनजी ने प्रोटेस्ट किया, अपनी हक की लड़ाई उन्होंने लड़ी, पर जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की वो काफ़ी अच्छी थी। पर जब उन लोगों के साथ गलत हुआ तो उन्हें गलत नहीं करना चाहिए था उस टाइम पे, कि उनके साथी लोगों को मारा गया तो उन्होंने उसको हिंसा का रूप दे दिया उस प्रोटेस्ट को। इससे क्या हुआ, इससे उनका भी लॉस हुआ। कहीं ना कहीं नेपाल कई साल पीछे चला गया है, तो जिससे उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं अब आगे बहुत टाइम लेगा उनका फ्यूचर अभी ब्राइट होने में। तो वो चीज़ थोड़ी गलत हुई है। अगर उनको प्रोटेस्ट करना था और उनके साथ गलत हुआ था तो वो इसके खिलाफ रास्ता जो था वो पीसफुल ही होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि कोई सेंट्रल फेस नहीं था इसलिए जो है अपने लक्ष्य से भटक गया। और बीच में जो हिंसा देखने को मिली वो हम सबके सामने है और भी हमारे साथी हैं, है ना? तो ये नेपाल हिंसा पे आप लगातार कॉपी भी लिख रहे हैं, है ना? आप इसको शॉर्ट में अगर इसको आप बताना चाहें, खासकर से जेनजी को लेकर के जो उनका रुख है और ये जो नई सरकार की तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बालेन्द्र शाह का नाम बार बार सामने आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और सोशल मीडिया पे अगर कोई भी कुछ भी अगर प्रतिक्रिया देगा तो उसको आज की जनरेशन जो है वो अपने ऊपर मानती है। नेपाल में जो हिंसा हुई वो सोशल मीडिया की एक हिंसा है, जो सोशल मीडिया के ऊपर अगर बैन लगाया गया तो उसके बाद जो हिंसा हुई, बालेन्द्र शाह का जो उसमें मुख्य भूमिका में रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनने अपने ओर से वो उतनी उम्र के तो नहीं है कि वो जेनजी आंदोलन में शामिल हो सके, पर उन्होंने कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट से इस आंदोलन को पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से वो सबके बीच लोकप्रिय रहे। और कहीं भी देखा जाए तो हिंसा तो हर कहीं भी हो वो बेकार ही होती है। यानी राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जाहिर सी बात है बेकार है। और बालेन्द्र शाह जेनजी से 2 साल तो बड़े हैं उम्र में। सुशांत जी हमारे साथ में, आप लगातार इस पे ढेर सारा कंटेंट बनवा रहे हैं और लगातार इसको देख रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम और आप चर्चा भी कर रहे थे कि जेनजी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते, और ये जो कर दिखाया है ये अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल माना जाएगा और ये पूरी तरीके से रिशफल कर दिया है सत्ता को, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कई सारी बातें हुई। जेनजी के जिस तरीके से जिस लेवल पे वो प्रोटेस्ट गया, तो एक तो हमने देखा है कि सोशल मीडिया की इसमें हमने ताकत देखी कि सोशल मीडिया का किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल हो सकता है।
एक हमने एक हमने अपने यहाँ भी देखा था कि जब हमारे यहाँ भी इस तरीके के आंदोलन होते हैं, जैसे हमारे साथ एक जो बड़ा आंदोलन हमें अपने देश में याद है, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक मोमेंट था, वो सोशल मीडिया का बहुत शुरुआती दौर था, लेकिन उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ और वो एक करप्शन के खिलाफ लड़ाई के तो उसमें निकल के आया। ऐसे ही हमने देखा कि यहाँ पर जो नेपाल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल, वो हमने देखा कि तख्ता पलट तक पहुँच गया। इसमें ये सारी बातें हुई हैं, जेनजी के रोल की बात हुई है, ये सारी बात हुई है। इसमें हमें एक एंगल और देखना चाहिए कि भारत का इसमें क्या इंटरेस्ट हो रहा है। भारत के एंगल से अगर हम देखें तो भारत के 2 पड़ोसी देश जो हैं हाल फिलहाल में पिछले 1 साल के भीतर, वो बांग्लादेश, पिछले साल बांग्लादेश और इस बार नेपाल, 2 देश जो हैं जहाँ तख्ता पलट हो गया है। तो इसमें भारत को क्योंकि हमारे बिल्कुल पड़ोसी देश हैं, तो इसमें हमारा हित बनता है कि हम उन पर नज़र रखें और हम उनसे बड़े देश हैं, तो इसलिए और हमारी जो आसपास के जो और दूसरे हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा जो है हित नहीं चाहते हैं, उनके भी इंटरेस्ट उसमें है। जैसे चीन के नेपाल में भी इंटरेस्ट है, और ये भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो हुआ और उसी तरीके से नेपाल में जो हुआ, इसमें बाहरी शक्तियों का हाथ हो सकता है। ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन जिस तरीके से चीन की नज़दीकी बढ़ रही थी नेपाल के साथ, जिस तरीके से अमेरिका का करीब बताया जाता है कि $500 मिलियन का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, तो उनका कुछ हाथ हो सकता है। तो इस सब में हमको देखना पड़ेगा कि जो भारत सरकार है वो इसको किस तरीके से और आगे लेके जाती है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई थी इनसाइट्स। कमल जी, ये जो आस पड़ोस के देश हैं, जैसे कहा जाता था ना कि आप अपने इंटरेस्ट बदल सकते हैं, है ना, दोस्त बदल सकते हैं, कुछ हो सकता है, पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन ये जो पड़ोस में घट रहा है और ये एक पैटर्न देखने को मिला है, जैसा अभी सुशांत जी ने बड़ा अहम मुद्दा एक बताया, इस चीज़ को लेकर के आप इतने सालों से इन खबरों पे आप नज़र बना करके रखें और पूरा एक पैटर्न आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। क्या संदेश आपको दिखाई दे रहा है या पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें नेपाल की तो यूथ वहाँ पे ज़्यादा है। हम लोग देख रहे हैं कि 40% जो आबादी है वहाँ पे सोशल मीडिया का बहुत एक्टिवली यूज़ कर रही है। तो कहीं भी कोई भी चीज़ होती है तो उसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों होते हैं। कोई भी एक मैसेज प्रचारित होता है तो वो पॉजिटिव वे में भी जाता है, निगेटिव वे में। यहाँ जेनजी ज़रूर इसको मान के चल रहा है कि ये हमारे लिए रिवॉल्यूशन है, लेकिन आपने तोड़ फोड़ की तस्वीरें देखी होंगी, संसद को जलाने की हो, पूर्व पीएम की पत्नी को जला के मार दिया गया। ये हिंसा है। इस हिंसा से आप कल को देखेंगे कि जेनजी को क्या मिला। सरकार बदल गई, केपी ओली हो सकता है भाग जाएं, उनकी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं नेपाल की, तो केपी ओली भाग जाएं वहाँ से, सरकार बदल जाए, इनके अपने चाहने वाले जो होंगे जिनका ये समर्थन कर रहे हैं वो सरकार में बन जाए। लेकिन आखिर ये सोशल मीडिया बैन क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा था, जिसको लेके सारा बवाल हुआ। नेपाल सरकार का तर्क सिर्फ इतना था कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, इससे भ्रामक खबरें फैल रही हैं, कुछ ऐसे अनवेरीफाइड फैक्ट हैं या उनको प्राइवेसी का खतरा था, तो वो उनको नागवार गुजरा। अब थोड़ी देर में थोड़ा सा एक चीज़ की तरफ आपको ध्यान दिला दूँ प्रत्यक्ष, कि अभी कुछ देर पहले मैं सोशल मीडिया पे ही कुछ तस्वीरें देख रहा था कि जेनजी जो तोड़फोड़ हुई है, जो बिल्डिंगें टूटी हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मतलब नुकसान हुआ है, उसको ठीक करते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा मकसद ये नहीं था, हम सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी या जो सरकार की पॉलिसी है हम उसके खिलाफ थे। अब हम लोग आते हैं भारत पे। आप बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले उसके बाद 2 दिन से हम लोग नेपाल देख रहे हैं, लेकिन इसके थोड़ा सा पहले और चले तो हमने श्रीलंका भी देखा है, इंडोनेशिया और श्रीलंका भी देखा है, इंडोनेशिया भी देखा है। लेकिन आप सब जगह देख रहे हैं, हम लोग तोड़फोड़ देख रहे हैं, हम लोग मतलब अलग अलग सबके मत हैं इस पे कि जेनजी क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, या कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकारें बहुत ज़्यादा निरंकुश हो गई हैं तो वहाँ लोगों का सड़क पे उतरना चाहिए। अभी इसके एक और अगले क्रम में हम लोग देखें कि आज फ्रांस में भी यही हो रहा है। फ्रांस में भी लोग मैक्रोन के खिलाफ सड़कों पे उतरे हुए हैं। लेकिन हम भारत के परिप्रेक्ष्य में जाएंगे तो हमारा संविधान बहुत मजबूत है, हमारे यहाँ के लोग भी समझदार हैं, वो कतई इस तरीके की हरकतें नहीं करेंगी। इसमें तो मुद्दा सबसे पहले तो ये है, एक तो आप ये अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, और इसमें जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि जब हमारे पड़ोस में इतनी उथल पुथल मची हो तो हमें कितना चौकन्ना रहना चाहिए सुरक्षा के लहजे से, पहला। दूसरा ये कि बॉर्डर में इस समय जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है,
चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन का मामला हो या शरणागति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं देश में। तो ऐसे वक्त में सरकार किस तरीके के जो रवैये है उसको अपना सकती है। मार्केट पे भी असर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ता है ना, और एक दबाव भी रहता है, विपक्ष का एक प्रेशर भी रहता है। इसको लेकर के आप अभी हम लोग खबरें देख ही रहे हैं कि नेपाल से जो इंडिया का बॉर्डर है उसको भी सील कर दिया गया है और एहतियात के तौर पर एडवाइजरी भी दी गई है कि नेपाल न जाएं। अभी मैं भोपाल में हूँ, मैंने आज ही खबर देखी कि मध्य प्रदेश के 14 लोग वहाँ फंसे हुए हैं। वो लोग गुजारिश कर रहे हैं वहाँ से कि पीएम हमें मतलब अपने देश सुरक्षित वापसी कराएं, उनकी फैमिली। तो ये चिंता का विषय है। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी का ज़्यादा थ्रेट रहता है ऐसे मामलों में। असामाजिक तत्व हो, कहीं से कोई चीज़ फ्लोट हो जाए और वो किस तरीके से मतलब उसको मिस इंटरप्रेट की जाए ताकि देश में मतलब एक अराजकता की स्थिति बने। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए सरकार बहुत सजग होगी। जो एजेंसियां होंगी वो उनकी बहुत बारीकी से नज़र होगी। इन केस अगर उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई बाहरी तत्व होंगे जो नेपाल में उकसावे की स्थिति पैदा कर रहे होते, इन तमाम घटनाक्रमों पे सरकार बहुत नज़दीकी निगाह रख रही होगी, क्योंकि ये एक पैटर्न मतलब एक घटना नहीं है। हम लोग पिछले साल बांग्लादेश देखे हैं, नेपाल देख चुके, इंडोनेशिया देख चुके। तो भारत के इर्द गिर्द जो हो रहा है, भारत में अभी बहुत हद तक शांति है, थोड़ा बहुत किसी मामले पर विरोध होता है, लेकिन इस तरीके की स्थिति न आए और सरकार बहुत बखूबी इसका ध्यान रख रही होगी। ये बहुत सीरियस मसला है, लेकिन इसमें ना एक इसको सीरियस भी कहें और ज़रूरी भी कहें। कमल जी, आपसे ये मतलब कि आखिरी सवाल होगा मेरा कि हमने अपने आस पड़ोस में हर जगह देख लिया कि रिशफलिंग देख लिया, यूथ के हिसाब से भी देख लिया, जेंजी के हिसाब से भी देख लिया, करप्शन के हिसाब से भी देख लिया। एक देश ऐसा है जहाँ करप्शन भी बहुत ज़्यादा है और तानाशाही रवैया भी है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। वहाँ कब ये देखने को मिल सकता है? वहाँ की जो अंदर की के हालात हैं, आप लगातार उसकी खबरें भी लिखते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो है कि कॉलम में, उसको लेकर के आप क्या बोलेंगे और कब तक वहाँ ये देखने को मिल सकता है? क्योंकि करप्शन और ये जो अफसर हैं, इनके बेटे वहाँ भी विदेशों में पढ़ते हैं, उनके पास भी बहुत पैसा है, ज़्यादातर व्यापार पे कंट्रोल सेना का है और जो सरकार है उससे संवाद करने से अलावा लोग जो सेना प्रमुख हैं उनसे संवाद करते हैं डिप्लोमेटिक स्तर पे। इतने गंभीर हालात हैं फिर भी अभी बचा हुआ है, कब तक? देखिए, आपको इमरान खान के कार्यकाल की याद दिलाएं। इमरान खान जब सरकार में थे तो ये माना जा रहा था कि वो एक क्रिकेटर रहे हैं। भारत में क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, मतलब बहुत लोग प्यार मोहब्बत भी करते हैं। तो वो थोड़े से समझदारी दिखाएंगे, दोनों देशों के साथ रिश्ते सुलझेंगे। हालांकि उसी बीच पुलवामा भी हुआ था और जो भी घटनाक्रम हुआ वो हम सब जानते हैं। बाद में इमरान खान के साथ क्या हुआ, आप देखिए सेना ने किस तरीके से उनको फंसाया, उनकी वाइफ के नाम पे मतलब तमाम केसेस लगाए गए। इमरान खान आज जेल में है, लेकिन उन इमरान खान के समर्थकों ने क्या किया, वो कमोबेश ऐसी ही स्थिति थी। फ़र्क क्या था कि यहाँ पे केपी ओली अपना इस्तीफ़ा देके भागने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ ये था कि इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। जेल से निकालने के लिए उनके समर्थक पीटीआई के जो उनके पार्टी के लोग हैं, आप आए दिन देखेंगे हर 2-4 महीने में आप देखिए कि पाकिस्तान में इमरान के सपोर्टर लगातार सड़कों पे रहते हैं। तोड़ फोड़ अगजरी, बलूचिस्तान आप देखिए क्या स्थिति चल रही है वहाँ पे। तो और सेना की बात करें या सरकार की, तो सरकार किस कदर से अस्थिरता है वहाँ हम लोग देखते हैं। आए दिन कभी भी होता है कि रातों रात वहाँ सरकार गिर जाती है और उठा के किसी को भी बिठा दिया जाता है। तो पाकिस्तान इसी तरीके से चलता है और हमें नहीं लग रहा कि जो पाकिस्तान की स्थिति है इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा जब तक ये नेपाल जैसा कोई क्रांति न हो जाए ना। जब तक मतलब नेपाल की तरह करने के लिए बहुत हद तक एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी चाहिए, उस तरीके का लीडरशिप चाहिए होता है कि हम सरकार के खिलाफ जाएं, हम एक मुहिम बनाएं। लेकिन चूंकि वहाँ पे सेना का ज़्यादा तो सरकार मतलब सेना, हाँ सरकार मतलब सेना, तो वहाँ पे ये जो मतलब नरसंहार की स्थिति भी बन सकती है। तो ऐसी स्थिति में आने के लिए बहुत एक तरीके से लोगों के सामने आने के लिए एक हिम्मत भी जुटानी पड़ेगी और मुझे नहीं लग रहा कि हाल फिलहाल में जो वहाँ पे नेतृत्व है ऐसा कोई कदम उठाना चाहेगा। देखिए, इस जो ये नेपाल वाला केस है इसको हम दो पहलू से ले सकते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। देखिए, सकारात्मक ये रहा कि जब आप एक हेल्दी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट करना बहुत आम है और प्रोटेस्ट करना मतलब आप एक हेल्दी डेमोक्रेसी में हैं। बट लेकिन नकारात्मक पार्ट इसका जो देखें तो जो उग्र प्रदर्शन था, जो संसद जला देना, राष्ट्रपति को जिंदा जला देना, उसकी बीवी को, तो ये सब बहुत नकारात्मक साइड पे चला गया। ये ना करके एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया जा सकता था। तो ये सब अवॉइड करके एक बेटर, क्योंकि यूथ जो है वो परेशान था, ये कहीं ना कहीं सरकार की भी कमी थी।
सिर्फ सोशल मीडिया बैन एक मुद्दा नहीं रहा होगा जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो सब मुद्दे जुड़ते जुड़ते जब आप एक भर जाता है अंदर, फ्रस्ट्रेशन जो भर गया, फिर वो निकला है। और इसमें एक बात जो मुख्य तौर पर देखी जा सकती है कि जो जनता या जो यूथ या जो कोई भी आपकी सरकार बना रहा है, तो ये आप ध्यान रखें कि वो आपकी सरकार गिरा भी सकता है। देखिए, ये एक चेतावनी भी है, और ये जो जेनजी की तरफ से निकला हुआ सीधा शब्द है, ये जो फील करते हैं इस एज में, इस उम्र में क्या महसूस करते हैं, इसीलिए जानने की कोशिश की हमने सारे जितने भी हमारे साथी हैं कि इस उम्र में महसूस किस तरीके से करते हैं। ये जो क्रांति की ज्वाला है असल में आती कहाँ से है, कितने दिन का जो फ्रस्ट्रेशन था, जो कुंठा था, जैसा हमारे साथी ने बताया शिखर ने, कि ये कितने दिन का था जो कि एक साथ गुस्से के रूप में निकला, है ना। अब क्लोजिंग के समय में मैं आपके पास आया हूँ, है ना, इस पूरे वाक़ये को, है ना, आप एक जेनजी हैं, आप उस थॉट प्रोसेस में हैं और इस तरीके से आप सोचते भी हैं, जैसे आप खबर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि अचानक से 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर जब इतिहास लिखा जाएगा, जब लोगों को ये पढ़ाया जाएगा, चाहे वो नेपाल का हो या अंतर्राष्ट्रीय इतिहास हो, ये एक बहुत बड़ा मोमेंट माना जाएगा। क्या सोच क्या रहती है इस एज में? सबसे पहले तो ये सर देखिए, जो दंगा हुआ है नेपाल में, तो ये दंगा किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। इस दंगे में देखिए समाज का भी हानि होती है और पर्सनल आम इंसान का भी हानि होती है, क्योंकि जब आप दंगा करते हैं तो उसमें लड़ाई होते हैं, दंगे होते हैं, मार पिटाई, तरह तरह के सामान वस्तु, हर चीज़ के नुकसान होती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें सोचना चाहिए, दंगे करने से पहले, हड़ताल करने से पहले शांति से भी हड़ताल या किए जा सकते थे, सरकार से इसकी मांग भी जा सकती थी। खबर आ रही थी कि वहाँ की जो सरकार है वो जो उन्होंने सोशल मीडिया पर बैन लगाया है उसको हटाने की वो गुंजाइश लगाई जा रही थी, लेकिन फिर भी जो यूथ है, जो जनरेशन जी है, लगातार वो दंगे करते रहे, लगातार हड़ताल करते रहे, तो इनमें उनकी ही लॉस है, आम जनता की हानि है। इसमें सरकार शासन की किसी भी तरह की हानि या लॉस नहीं है, तो इसके बारे में उनको सोचना चाहिए। देखिए, ये जो न्यूज़ रूम में जेनजी हैं और पत्रकार भी हैं, वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख रहे हैं। मैंने जितने लोगों से बात की, एक कॉमन पॉइंट पाया कि सरकारी संपत्ति का नुकसान होना या किसी भी तरीके की संपत्ति का नुकसान होना, ये उन्हीं के भविष्य का नुकसान है, जो कि जाहिर सी बात है एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इग्नोर किया हुआ पॉइंट होता है जब बात आती है प्रोटेस्ट की। आशुतोष कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने बहुत देर से लोगों की राय ली, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपकी इस पर क्या राय है? जिन लोगों का कोई स्वार्थ नहीं, जो लोग निस्वार्थ रूप से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से करप्शन को देखते हुए सड़क पर उतरे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पर उतरे हैं, वो कल के हीरो कहे जाएंगे नेपाल में। और नेपाल ने इतिहास, नेपाल के युवाओं ने, नेपाल के जेनजी ने, जो आपका सवाल था कि नेपाल के जेनजी या जेन अल्फा ने इतिहास लिख दिया। ये जो तस्वीरें हैं, क्योंकि ये डिजिटल एज है, वो सबकी तस्वीरें कैद हुई हैं। वो तस्वीरें, वो क्लिपिंग्स जब नया संविधान रचा जाएगा, तो जैसे हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो आज भी जो है बड़े गर्व के साथ हम उनको सम्मान देते हैं, हम उनको सलाम करते हैं, ऐसे ही जब नया संविधान लिखा जाएगा और अगर देश के हित में जब वो नेपाल को विकसित करता हुआ देखेंगे, विकसित होता हुआ देखेंगे, तो वो स्वयं में और उनकी जो आने वाली जनरेशन्स भी हैं, वो उन पे गर्व महसूस करेंगी। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जितनी भी आशंकाएं, जितनी भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि ये कारण हो सकता है, उस कारण को आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके कमेंट्स को हम पढ़ेंगे, उसके अनुसार आप ये भी बताइए कि किस अगली वीडियो जो है, अगला जो डिस्कशन है वो किस मुद्दे पे हो। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग वीडियोस तो बहुत देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। ये मेरी शिकायत नहीं, मेरी एक तरह से विनती है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार लिखते रहें। जब आप लिखते हैं, जब आप डांटते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमें जो कंटेंट है वो किस तरीके से और अनफिल्टर्ड तरीके से बनाना है और अनफिल्टर्ड तरीके से आप तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।